गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, पोटेंशियल के बारे में। अब हम एक टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में जानेंगे। क्या मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का, इसके बारे में अब हम समझेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की प्रोसेस से हम सर्टेन एरिया को या सर्टेन स्पेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाते हैं, प्रोटेक्टिंग ऑफ सर्टेन रीजन फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है टू प्रोटेक्ट आवर डेलिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, ऑर्गन्स एंड मैनी ऑफ द थिंग्स। जो चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, उन्हें अगर हम किसी ऐसे कंटेनर के अंदर रख दें तो ऐसी कंडीशन में उस कंटेनर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से हमारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। सो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए हमारे पास जो सिंपल सा आर्गुमेंट रहता है वो ये रहता है कि जो अभी हमने जाना था कि टोटल चार्ज जो प्रेजेंट है बॉडी के अंदर वो जीरो के अराउंड प्रेजेंट है। टोटल चार्ज को टू प्रेजेंट विद इन बॉडी इज इक्वल्स टू जीरो। एंड जब टोटल चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ऐसी कंडीशन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो कोई इम्पैक्ट हमारी बॉडी के इनसाइड नहीं होगा। तो इस वजह से हम कहें कि हम एक कार के अंदर बैठे हुए हों तो ऐसी कंडीशन में हम ज़्यादा सेफ होते हैं बजाय हम एक ट्री के नीचे खड़े हों, क्योंकि एक क्लोज कंटेनर के अंदर या क्लोज कार के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। इसी तरीके से अगर हम अपने घर के अंदर होते हैं तो भी हमें कोई इम्पैक्ट नहीं होता। इसी तरीके से हम कई सारे केजेस बनाते हुए चलते हैं और भी तरीके से इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। सम केजेस आर मेड बाय फैराडे दैट आर कॉल्ड फैराडे केजेस। इसी के साथ साथ हम कई सारे इंस्ट्रूमेंट को बचा भी सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और स्क्रीनिंग। सो लेट अस स्टार्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, so we have to say that phenomena of protecting certain region of space, certain region of space from external electric field, external electric field, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए ये सोना कहाँ प्रूफ। ये फिनोमेना जो होती है, हम कुछ डेलिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हॉलो केज के अंदर लाइक दैट हम इस मानते चलते हैं। इट इज द हॉलो केज वी आर गोइंग टू बी हैव, इट इज द हॉलो केज वी आर गोइंग टू बी हैव। इस हॉलो केज के अंदर हम किसी इंस्ट्रूमेंट को, डेलिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है हमारा, उसे यहाँ पर रख दिया हमने। ये इंस्ट्रूमेंट हमने रख दिया। इस तरीके के केज को हम हॉलो केज, इस तरीके के हॉलो केज को हम फैराडे केज भी कहते हैं। फैराडे केज, फैराडे केज कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके अंदर सपोज कीजिए कि हमारे चारों, इस केज के चारों तरफ हम देख रहे हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दैट केज। इस केज के चारों तरफ एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जब या थंडर स्टॉर्म के दौरान या किसी भी दौरान जब इसके चारों तरफ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, लेकिन हम जैसा जानते हैं कि इस केज के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा
वो जीरो के बराबर रहेगा। तो ऐसी कंडीशन जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा भी तो सरफेस के अंदर वो जीरो ही रहेगा, मतलब सरफेस के ऊपर तो रहेगा लेकिन जब पेज के अंदर आएगा तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। सो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेफ रहेगा। इसी प्रकार से अगर हम बारिश के मौसम में और कोई पर्सन कार के अंदर बैठा हुआ है, कार के अंदर बैठा हुआ है, तो वो ऐसी कंडीशन में ज़्यादा सेफ होता है बिकॉज इट इज क्लोज सरफेस, और उसकी जो भी थंडर होगा वो सरफेस पे आएगा। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो के बराबर होगा। इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम इक्वल टू जीरो। वहीं तो इसीलिए कार के अंदर रहना ज़्यादा सेफ होता है बजाय किसी ट्री के नीचे, क्योंकि ट्री के अंदर कोई एक ऐसा स्पेस नहीं है, और जब ट्री के पास अगर हम खड़े होंगे तो वहां पर थंडर स्टॉर्म हमारे ऊपर भी गिर सकता है, थंडर स्टॉर्म हमारे ऊपर भी गिर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में इट इज मच बेटर टू रिमेन इन कार और इन द हाउस, या तो के हाउस में रहें, हाँ, या तो हाउस के अंदर रहें, हाँ, इन हाउस, इन हाउस, इन हाउस और इन कार, हाउस में रहें या कार में रहें, इन दोनों कंडीशन में हम सेफ रहेंगे, या फिर आउटसाइड द सरफेस या वहां पे रहेंगे तो हम सेफ नहीं रह पाएंगे। इसी तरीके से अगर हमारा कोई कंडक्टर है, हम एक बात करते हैं, एक कंडक्टर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर था, यहां पर एक चार्ज था हमारे पास, इट इज द पॉजिटिव चार्ज, ये एक पॉजिटिव चार्ज था, इसने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां से इसमें सरफेस में लाया, तो इसने सरफेस के पास यहां से नेगेटिव 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 चार्ज यहां लिया, पॉजिटिव 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 चार्ज यहां लिया। ये हमारे पास एक कंडक्टर था, लेट अस टेक नेम इट ए बी सी एंड डी, ये कंडक्टर था हमारे पास। जब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो इनसाइड सरफेस कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, टोटल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो ये जो कंडक्टर से सरफेस से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये इससे पास आउट हो जाता है विदाउट इंपैक्टिंग द सरफेस, बिना इसे इंपैक्ट किए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सरफेस से पास आउट हो जाता है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि इसी सरफेस पर जो हमारे पास ये जो सरफेस है इसे अगर हम अर्थिंग कर दें, इफ दैट सरफेस वी हैव इज गोइंग टू बी अर्थिंग, दैट सरफेस इज गोइंग टू बी अर्थिंग, दैट सरफेस जो हमारे पास ये जो सरफेस हमारे पास है इसे हमने अर्थ कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में जितना भी चार्ज होगा वो टोटल चार्ज गोइंग टू प्रेजेंट, जितना भी चार्ज प्रेजेंट होगा हमारे पास वो सारा का सारा नेगेटिव 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 पॉजिटिव 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 टू दी अर्थ चला जाएगा डायरेक्टली। इस तरीके से इक्वल अमाउंट में नहीं निकलेगा, सारा का सारा चार्ज अर्थ के द्वारा सारा का सारा अर्थिंग में ही चला जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने डेलिकेटेड पार्ट्स को, इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो केबल्स होती हैं, केबल के अंदर जो वायर होते हैं, या फिर क्लोज केज या हाउस के अंदर जितने भी अप्लायंस होते हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की प्रोसेस का यूज करते हैं। नोट इट डाउन। नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, हाँ, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो it is related to the capacity of a body to store charge, capacity of body to store charge। जो कैपेसिटेंस होता है बॉडी का
वो रिलेट करता है कैपेबिलिटी टू स्टोर अ चार्ज। हमारी बॉडी जो होती है या कंडक्टर की जो बॉडी होती है वो कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकती है, इसे जानने के लिए हम जिस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं वो होती है हमारी कैपेसिटेंस। इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। नाउ इसको हम बता दें, चार्ज स्टोर विद इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जो चार्ज होता है हमारी बॉडी में या कंडक्टर की बॉडी में स्टोर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो कह सकते हैं चार्ज स्टोर विद इन अ बॉडी is directly proportional is directly proportional to the potential difference to the potential difference पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज। दैट इज Q is directly proportional to V। Q is directly proportional to V। जब हम प्रोपोर्शनलिटी से हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो वी हैव Q इक्वल्स टू सी वी। Q इक्वल टू सी वी। नाउ जो हमारे पास C है इट इज द इलेक्ट्रिकल, एक कांस्टेंट है, इट इज अ कांस्टेंट, और इसे ही हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। सो वी हैव कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटेंस C, अगर हम यहाँ से Q इक्वल्स टू सी वी हमारा फॉर्मूला बना तो C की वैल्यू हमारे पास आती है Q अपॉन V। C की वैल्यू Q अपॉन V के बराबर आती है। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस is the ratio of charge and potential difference। चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो जो होता है वो हमारा कैपेसिटेंस होता है। नोट डाउन। तो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। और एफ, फैराड और एफ से दिखाई जाती है। 1 फैराड जो है 1 फैराड जो है बराबर होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज टेकिंग 1 पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि टू स्टोर 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू राइज। जब 1 कूलम ऑफ चार्ज को स्टोर करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 1 यूनिट राइज करता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो 1 फैराड के बराबर होता है। नाउ dimensions of capacitance। dimension of capacitance, dimension of capacitance, कैपेसिटेंस के डायमेंशन। तो हमारे पास C जो होता है Q अपॉन V के बराबर होता है। तो V जो है वो वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज के बराबर होता है।
तो हम यहाँ पर Q की जगह W अपॉन Q लिख देते हैं, W बाई Q। तो Q को ऊपर लेके गए हम, क्यू स्क्वायर बाई W, ये वैल्यू बनती है। नाउ जो Q स्क्वायर है, चार्ज का हमें पता है, ये होता है A टी का होल स्क्वायर। चार्ज की वैल्यू होती है A टी का होल स्क्वायर, और वर्क की वैल्यू होती है एम एल टू टी माइनस टू के बराबर वैल्यू निकल के आती है। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये हमारा बनता है एम एल टू एंड टी माइनस फोर एंड ए स्क्वायर। हाँ, एम माइनस वन एल माइनस टू एंड टी माइनस टी प्लस फोर के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। सेकंड चेक, एम माइनस वन एल माइनस का टू एंड टी की पावर फोर एंड ए टू के बराबर हमारे पास वैल्यू निकलती है। तो डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस जो हमारे पास आते हैं, डायमेंशन ऑफ सी जो आते हैं हमारे पास, वो आते हैं एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए टू के बराबर। ये हमारे डायमेंशन होते हैं कैपेसिटेंस के। नोट डाउन। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल स्फीयर। कैपेसिटेंस of isolated sphere, charge sphere, चार्ज स्फीयर के द्वारा कितना कैपेसिटेंस लगाया जाता है, अब हम इसे देखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक वी आर गोइंग टू हैव दैट सरफेस। ये हमारे पास एक स्फेरिकल चार्ज स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, इसके अराउंड में इसके पास देयर मस्ट सम चार्ज प्रेजेंट अराउंड इट। इसके चारों तरफ चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज इज हैविंग टू बी प्रेजेंट अराउंड इट। इसके पास चार्ज प्लस क्यू भी है, देयर इट कंसिस्ट ऑफ चार्ज क्यू, और इसका जो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस रेडियस आर भी है। नाउ जो पोटेंशियल हुआ इसका, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी एट द सरफेस, हम कोई पॉइंट लेते हैं एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ऑफ दैट चार्ज स्फीयर, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना बनता है हमारे पास, पोटेंशियल एट पॉइंट पी हमारे पास V इक्वल्स टू हमारे फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर के बराबर हमारे पास पोटेंशियल निकल के आता है। इट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वी आर गोइंग टू बी हैव। इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट विद इन स्फीयर, चार्ज प्रेजेंट विद इन द स्फीयर, जो है
क्यू के बराबर है, चार्ज प्रेजेंट विद इन स्फीयर वो है क्यू के बराबर। सो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो क्या था, क्यू अपॉन वी के बराबर, या स्मॉल क्यू बाई वी के बराबर हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था। तो वी की वैल्यू हमारे पास ये वाली है, तो हम यहां से पुट कर देंगे, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्यू एंड 1/4πf0 क्यू बाई आर के बराबर हमारे पास वैल्यू इसकी आ जाएगी। नाउ कैपेसिटेंस सी इक्वल्स टू क्यू एंड क्यू 4πf0 आर हमारी वैल्यू बनती है, ये ट्विस्ट करते हैं, ऑन ट्विस्टिंग इट सी इक्वल्स टू क्यू 4πf0 आर अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हुआ, तो कैपेसिटेंस सी की वैल्यू हमारे पास बन जाती है 4πf0 आर के बराबर। इट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ दैट स्फेरिकल चार्ज स्फीयर। स्फेरिकल चार्ज स्फीयर का जो कैपेसिटेंस है वो इसके बराबर हमें ऑब्टेन होता है। नोट डाउन। हाँ, तो आज हमने क्या क्या सीखा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमें जाना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी मदद से हम एक सर्टेन स्पेस को या सर्टेन रीजन इन स्पेस को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी स्पेस और रीजन को प्रोटेक्ट करने की प्रोसेस को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग कहते हैं। इसके अंदर हम एक हॉलो स्फीयर लेते हैं। हॉलो स्फीयर लेने का जो हमारा फंडामेंटल रीजन रहता है वो ये रहता है कि इनसाइड द हॉलो स्फीयर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज बिकम इक्वल टू 0। तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है वो इनसाइड ऑफ अ बॉडी नहीं जा पाता। इस तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट बॉडी हमारे उस हॉलो स्फीयर के अंदर रखा हुआ है तो वो अनडेविएटेड रहेगा, उसे कोई हार्म नहीं होगा, इट रिमेन प्रोटेक्टेड। इसी तरीके से हमने बताया कि एक ट्री के पास खड़ा होना डेंजर होता है बाय द टाइम ऑफ रेनिंग, और वहीं कार के अंदर या घर के अंदर रहना ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगने का चांस कम होता है। थंडर स्टॉर्म की बिजली जो आती है उसका लगने का चांस में कम रहता है। इसी तरीके से अगर हम अर्थिंग कर देते हैं किसी चार्ज को, तो सारा का सारा चार्ज अर्थ में चला जाता है, सबके से पास नहीं होता, वो सारा अर्थ जो हमारी बॉडी कंडक्टिंग बॉडी थी उससे होता है, वो सीधा अर्थ के अंदर चला गया। लेकिन अगर हमारी अर्थिंग नहीं होती तो सरफेस को पास करते निकल जाता है। ऐसी कंडीशन सरफेस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो वो सेफ रहेगा। नाउ हमने जाना इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो होती है वो इंडिकेट करती है कि एक बॉडी कितना चार्ज स्टोर कर सकती है। इट इंडिकेट द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज। एक बॉडी के द्वारा कितना चार्ज स्टोर किया जा सकता है, ये जो है इसे पता करने के लिए हमने यहाँ पर बताया था कि जो बॉडी के अंदर चार्ज स्टोर होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो चार्ज स्टोर विद इन अ बॉडी आल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज। तो जब प्रोपोर्शनल साइन हमने हटाया तो एक कांस्टेंट लगाया सी, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ही इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस रहता है, और सी की वैल्यू हमारे पास जो होती है इसके बराबर रहती है, सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी। तो मतलब क्या है, ये कैपेसिटेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है पोटेंशियल के। इसका मतलब क्या है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, कम पोटेंशियल में ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, तो हमारा कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा। और इसी तरीके के अरेंजमेंट हम बनाते हैं, इसी तरीके के अरेंजमेंट बना करके हम कैपेसिटर, हम क्या बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर आर द अरेंजमेंट in which
चार्ज इज गोइंग टू बी स्टोर विद इन स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया में ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करने का जो अरेंजमेंट होता है उसे कैपेसिटर कहते हैं। उसमें हम यही देखते हैं कि छोटे से एरिया में ज्यादा से ज्यादा चार्ज हम किस प्रकार से स्टोर कर सकते हैं। कैपेसिटेंस जो होता है वो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो होता है। मतलब हाँ, ऐसा यूनिट जो होती है इसकी फैराड होती है, और फैराड जो होती है जब 1 कूलम ऑफ चार्ज स्टोर राइज इन पोटेंशियल 1 वोल्ट, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज स्टोर करने पर 1 वोल्ट में इंक्रीज आता है, 1 वोल्ट इंक्रीज होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा 1 फैराड वर्क होता है या कैपेसिटेंस बढ़ता है। इसी तरीके से हमें डायमेंशन निकाले, तो डायमेंशन हमें निकले M-L-2T482 के बराबर हमारे पास डायमेंशन निकल करके आए। नाउ उसके बाद हमने जाना कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर। जो आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर होता है, आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर जो होता है उसके द्वारा कितना कैपेसिटेंस लगाया जाता है। तो इसके लिए हमने एक चार्ज आइसोलेटेड स्फीयर लिया, इसका रेडियस r था, इसके पास चार्ज q था। तो उसके पोटेंशियल की वैल्यू जो थी 1/s0 QR के बराबर हमारे पोटेंशियल की वैल्यू थी। नाउ चार्ज प्लेन विद इन स्फीयर, जो टोटल चार्ज प्लेन था स्फीयर के अंदर वो q था। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला में अभी निकाला था Q/V, तो Q/V फॉर्मूला निकला। तो C की वैल्यू हमने यहाँ V और Q की वैल्यू यहाँ रखी, तो C की वैल्यू सॉल्व करने पर हमारे पास C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन r के बराबर निकल के आई।